तो अपने पढ़ रहे थे मुस्लिम लॉ और लास्ट में अपने टॉपिक किया था डाइवोर्स के बारे में। तो जितने भी अपने पढ़े थे वो कस्टम के अंदर एक रिवाज आप कह सकते हो, उसके अकॉर्डिंग वो चल रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा ठीक है एक टॉपिक और आ जाता है कि मुस्लिम लॉ के अंतर्गत जो वाइफ है, जो पत्नी है, ठीक है, वो अपने पति से कैसे मतलब उसको कैसे तलाक दे सकती है, उससे कैसे तलाक ले सकती है। तो पत्नी जो वाइफ है उसका जो राइट है डाइवोर्स लेने का, ठीक है, उससे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये देखो आप एक देख लो, डाइवोर्स का कंसेप्ट होगा, डाइवोर्स का एक क्वेश्चन होगा, उसके साथ ये क्वेश्चन और होता है, उसके साथ ही मिल जाएगा आपको भी पत्नी किन सरकमस्टांसेस के अंदर अपने पति से तलाक प्राप्त कर सकती, तलाक की डिक्री प्राप्त कर सकती है। ठीक है, तो देखो हाँ जी, तो देखो जैसे मुस्लिम लॉ आप पढ़ रहे हो, उसके अंदर डाइवोर्स का कंसेप्ट आपने पढ़ा। ठीक है, तो ज्यादा कोई राइट, देखो ज्यादातर जो पुरुष की शक्ति है ज्यादा अत्यार, मतलब कुछ सर्कमस्टांसेस में, कुछ परिस्थितियों में वो पत्नी के पास आ जाती है। ठीक है, जैसे इला है, जहर है, लियन है, खुला है, मुबारत है, तलाक है, तफवीज है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन रहता है, लेकिन एब्सोल्युटली नहीं। जैसे आप कह सकते हो कि हाँ पत्नी इन ग्राउंड पर तलाक ले सकती है। तो फिर 1939 में एक एक्ट पास हुआ, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम। ठीक है, मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट 1939। तो इसके अंदर, इसके सेक्शन 2 के अंदर वाइफ को कुछ अधिकार दिए गए, आधार दिए गए कि इन पर, इन ग्राउंड्स पर एक मुस्लिम वाइफ, ठीक है, अपने पति से तलाक ले सकती है बाय कोर्ट, तलाक की डिक्री। हाँ जी, हाँ जी, तो तलाक की डिक्री पर सेक्शन 2, सेक्शन 2 इस एक्ट की धारा 2 के अंतर्गत, 2 के अंतर्गत कुछ ग्राउंड दिए गए। एक एक्ट, एक्ट कौन बनाता है? स्टेट की लेजिस्लेचर अथॉरिटी। ठीक है, आप कह सकते हो विधायिका। ठीक है, तो एक्ट बनाया गया, लागू किया गया और मुस्लिम लेडीज को कुछ अधिकार दिए गए। ठीक है, कि आप भी इन ग्राउंड्स पर कोर्ट से तलाक ले सकते हो। ठीक है, स्पेशली ऑन आप कह सकते हो कि वाइफ के लिए, जैसे आप पढ़ते हो ना, जैसे हिंदू लोग पढ़ते हो सेक्शन 13 सब क्लोज 2, सेक्शन 13 सब क्लोज 2, उसमें वाइफ को 4 ग्राउंड दिए गए। ऐसे मान लो भी यहां भी आप मान सकते हो कि यह मुस्लिम वाइफ को दिए गए कि इन ग्राउंड्स पर वो तलाक ले सकती है। ठीक है, तो सेक्शन 2 के अंदर इनका जिक्र मिलता है। वो कौन कौन से ग्राउंड है? पहला है पति की गैर हाजिरी, गैर हाजिर रहता है 4 वर्ष तक लगातार। ठीक है, और सीधी सी बात है कि उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है कि वो कहाँ है। ठीक है, तो सिंपली है कि जैसे सिविल डेथ कोर्ट डिक्लेयर करता है, ठीक है, तो वहां पर 7 साल का टाइम पीरियड माना गया है, जिसके बारे में कोर्ट ने ना सुना हो या किसी व्यक्ति ने ना सुना हो, ना किसी ने देखा हो, तो सिविल डेथ कोर्ट डिक्लेयर कर देता है उसकी कि वो हो सकता है कि, मैं प्रिज्यूम करता है कि हो सकता है कि वो मर चुका हो। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 4 साल हो गए, साहब लापता है, कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो फिर पत्नी मांग सकती है कि मेरा जो रिलेशन है उसके साथ वो खत्म कर दे, तलाक करवा दे, मुझे तलाक की डिक्री दे दे। ठीक है, वे आगे का जो भी मेरी लाइफ है वो मैं जी सकूं। ठीक है, भी स्टार्ट कर सकूं। तो कोर्ट उस ग्राउंड पर तलाक की डिक्री पास कर देता है। भी 4 साल हो गए, लापता है। ठीक है, ना ही तो किसी ने उसके बारे में सुना, ना ही किसी ने उसको देखा। ठीक है, तो कोर्ट उसको क्या मानता है? एक प्रकार से मानता है कि हो सकता है कि वो मर गया। नॉर्मली वो 7 साल का टाइम पीरियड होता है, लेकिन यहां पर मुस्लिम लॉ के अंदर 4 साल का माना गया फॉर डाइवोर्स। उसके बाद आता है अगर मेंटेनेंस करने में फेल रहता है, कंटिन्यू
कितने साल? 2 साल निरंतर। मेंटेनेंस क्या होता है? भरण पोषण। ठीक है, कोई भी व्यक्ति मतलब उसकी ड्यूटी है, ये आप कह सकते हो मॉरल भी है, आप कह सकते हो कि नैतिकता के आधार पर भी एक कर्तव्य है कि उसको हर पुरुष को अपनी पत्नी, अपने बच्चों का, अपने माता पिता का भरण पोषण करना चाहिए। ठीक है, कोई भी व्यक्ति गरीबी, बीमारी या कुछ भी इसका बहाना बनाकर, ठीक है, इससे इस ड्यूटी से बच नहीं सकता। तो 2 साल हो गए, सब कुछ देता नहीं, खर्चा नहीं उठाता, तो फिर पत्नी क्या करेगी उसके साथ रहकर? तो कोर्ट से जाकर वो तलाक ले सकती है, डाइवोर्स की डिग्री प्राप्त कर सकती है। लेकिन अगर मान लो भी जो पत्नी है बिना रीजनेबल कोज, बिना युक्त कारण के पति से अलग रह रही, कोई कारण ही नहीं, पति बहुत अच्छे से लग रहा है लेकिन फिर भी लग रह रही है, फिर पति क्यों देगा मेंटेनेंस? फिर वहां पर ये मतलब राइट काम नहीं करेगा। ठीक है, या फिर पति के प्रति वो वफादार नहीं, ये पति तभी मेंटेनेंस करेगा उसके प्रति वफादार है, उसकी आज्ञाकारी नहीं, तो भी यहां ये राइट काम नहीं करेगा। अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशन है, कुछ भी ऐसा नहीं है, पति फिर भी मेंटेनेंस उसका नहीं करता, ठीक है, भरण पोषण नहीं, ठीक है, करने में सफल है, तो फिर वहां पर पत्नी डाइवोर्स की डिग्री प्राप्त कर सकती है। तीसरा है पति को कारावास सजा हो गई। कितने साल की? 7 साल या उससे ज्यादा। ठीक है, 7 साल या उससे ज्यादा, और ये फाइनल होनी चाहिए। जैसे फाइनल क्या होती है कि मान लो भी अंतिम होनी चाहिए किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर। ठीक है, अंतिम दंडादेश, जैसे कि मान लो भी सेशन कोर्ट ने दिया, हाई कोर्ट में चले गए, अपील में हाई कोर्ट ने भी उसको रेक्टिफाई कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया तो उसके बाद तो क्या है, अंतिम हो गया। या उसके बाद मान लो भी मर्सी पिटीशन कुछ डाल सकते हो, वो भी नहीं, भाई कोई रास्ता नहीं, ये लास्ट है, फाइनल ये डिसीजन है कि इस व्यक्ति को 7 साल या इससे ज्यादा की सजा हुई है। हाँ, क्रिमिनल केस के अंदर तो पत्नी फिर वेट थोड़ा करेगी, 7 साल के लिए तो गया साहब अंदर, कम से कम 7 साल, उससे ज्यादा। ठीक है, तो फिर इस आधार पर पत्नी कोर्ट से डाइवोर्स ले सकती है। ठीक है, चौथा ग्राउंड है अगर वो दाम्पत्य कर्तव्य को निर्वहन में असफल फेल रहता है। दाम्पत्य कर्तव्य क्या होते हैं? जैसे हस्बैंड और वाइफ मैरिज हुई तो दोनों के एक दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ ड्यूटी होती है, जो गृहस्थी है उसको संभालना, बच्चों की देख रेख करना, ठीक है, और जो घर का काम है उसमें सहायता करना। तो अगर वो 3 साल तक फेल हो, भाई घर नहीं संभालता, घर आता ही नहीं है, कोई ख्याल नहीं रखता, तो देखो फिर वहां पर भी पत्नी डाइवोर्स की डिग्री प्राप्त कर सकती है। तो साहब 3 साल हो गए, ठीक है, कोई देख रेख नहीं है, कुछ नहीं है, जो ड्यूटी बनती है एज ए हस्बैंड उसको नहीं फॉलो कर रहा, नहीं निभा रहा, तो उस आधार पर भी डाइवोर्स लिया जा सकता है, डाइवोर्स की डिग्री प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद है ग्राउंड जिस पर पत्नी डाइवोर्स की डिग्री प्राप्त कर सकती है, वो है इंपोर्टेंसी, नपुंसकता। ठीक है, नपुंसक है पति, ठीक है, और इस आधार पर भी डाइवोर्स की डिग्री प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, और उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कैसे कि साहब पति मैरिज के टाइम से ही इंपोर्टेंट है और इंपोर्टेंसी कंटिन्यू चलती आ रही है। ठीक है, भी मैरिज के टाइम से था और अब तक भी इंपोर्टेंट है, और इस इंपोर्टेंसी के कारण सीधी सी बात है कि जो मैरिज है वो पूर्ण अवस्था, मतलब दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बना, कंप्लीट नहीं हुई, और इसकी इंपोर्टेंसी के बारे में पत्नी को पहले ना पता, शादी से पहले। हाँ, उसको पता है, उसने कंसेंट दी है, तो सीधी सी बात है, फिर तो आप बोल ही नहीं सकते। ठीक है, आपने खुद एग्री किया है। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि साहब शादी के समय है, शादी से समय से इंपोर्टेंट है, इसके कारण रिलेशन नहीं बना, अब तक इंपोर्टेंसी चल रही है। ठीक है, और मुझे इसके बारे में पता नहीं था शादी से पहले, तो पत्नी इस आधार पर कोर्ट से डाइवोर्स ले सकती है, डाइवोर्स की डिग्री प्राप्त कर सकती है। ठीक है, हाँ, अगर पति कोई
अपनी ओर से एक टाइम मांगता है कि साहब मुझे 1 साल का टाइम दे दो, ठीक है, इम्पोर्टेंसी में दूर करके दिखाऊंगा या कुछ ऐसा, तो कोर्ट चाहे तो उसको 1 साल का टाइम दे सकता है, ठीक है। 1 साल के बाद भी अगर वो ऐसा रहा, फिर सीधी सी बात है, कोर्ट डिक्री पास कर सकता है डाइवोर्स की, ठीक है। उसके बाद है पागलता। अगर पति पागल है या किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित है, ऐसा रोग है, डिसीज है, ठीक है, जो मतलब विनर डिसीज है, जो फैलता है आगे से आगे, या असाध्य है, जो मतलब रिकवर नहीं हो सकता उससे, ठीक है, तो फिर इस आधार पर भी पत्नी डाइवोर्स की डिक्री प्राप्त कर सकती है, ठीक है। हाँ, जो कुष्ठ रोग था उसको हटा दिया गया, ठीक है, इस आधार को खत्म कर दिया गया, कुष्ठ रोग के आधार पर नहीं ले सकते, बाकी जो बीमारियां उन पर ले सकते, ठीक है। तो ये रहा। उसके बाद है रेपुटेशन। रेपुटेशन क्या होता है? ये भी ग्राउंड है। मान लो भी जिसको आप बोलते ख्याल उल बुलक, ये क्या होता है कि मान लो मैरिज के लिए एज फिक्स कितनी की गई है? 15 साल, ठीक है, 15 साल से कम नहीं होनी चाहिए। मान लो लड़की जो है वो 15 साल की तो होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लो भी लड़की की शादी हुई, उस समय उसकी एज 15 साल कंप्लीट नहीं थी, 14 साल से या 13 साल थी, जो भी मान लो आप, ठीक है। अब मैरिज हुई, अब कंसेंट तो जरूरी है, परमिशन, कंसेंट, तो कंसेंट किसने दी? उसके गार्जियन ने, ठीक है, उसके गार्जियन, लीगल गार्जियन जो भी है उन्होंने दी। अब लड़की की एज शादी के बाद 15 साल जब कंप्लीट हुई, तो उसके पास एक राइट आएगा अपनी मैरिज को रेपुडिएट करवाने का, तोड़वाने का, निराकार करने का। उसको कहते हैं ख्याल उल बुलक। वो अब ये जो राइट है ये 18 साल तक रहता है, 18 साल तक की एज तक रहेगा, सीधी सी बात, 18 साल नहीं, 18 साल तक की एज तक। 15 साल से पहले शादी हुई, कंसेंट उसके गार्जियन ने दी, लड़की के 15 साल होते ही एक राइट आया उसके पास, ठीक है, कि वो अपनी मैरिज का निराकरण कर सकती भी, उससे डिनाई कर सकती, कोर्ट में जा सकती है कि साहब मेरी जो है कंसेंट मेरी ओर से मेरे गार्जियन ने दी थी, अब मेरी एज 15 साल कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं इस मैरिज से डिनाई करती हूँ, मुझे तलाक चाहिए, तो उस आधार पर भी तलाक हो सकता है। लेकिन 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले पहले बोलना पड़ेगा। अगर 18 साल कंप्लीट हो गए एज की और लड़की वही है, तो मतलब उसने नहीं है इस अधिकार को यूज किया, तो ये अधिकार खत्म हो जाएगा, तो मान लिया जाएगा कि हाँ उसने उस चीज को स्वीकार कर लिया, शादी को स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो ये है। उसके बाद ग्राउंड आता है क्रूअल्टी। अब क्रूअल्टी का ग्राउंड तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी है, डाइवोर्स का, ठीक है, उसमें भी है कि दोनों पार्टी तलाक ले सकती है। तो यहां भी पत्नी के लिए ये ग्राउंड रखा गया कि अगर पति क्रूअल्टी करता है, क्रूअल्टी मतलब क्रूरता, निर्दयता, कोई भी ऐसा कंडक्ट, कोई भी ऐसा बिहेवियर जो दूसरी पार्टी के लिए कष्टदायक हो, मतलब सहन ना किया जा सके। इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं कि आप ये करोगे तो यही क्रूअल्टी है, कोई भी ऐसा जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, एक प्रूडेंट व्यक्ति जिसको सह नहीं सकता। अब क्रूअल्टी मानसिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है। मानसिक होती है कि जैसे ताने देना, गालियां निकालना या ऐसा, ठीक है, प्रताड़ित करना, ठीक है, और शारीरिक हो सकती है जैसे मारपीट करना या कुछ ऐसा, ठीक है, जैसे कि पति पत्नी को पीटता है, ठीक है, या फिर वो गलत लेडीज की संगति में, कंपनी में रहता है, उसको गलत जीवन जीने के लिए मजबूर करता है, ठीक है, तो उस पर भी, या उसकी कोई प्रॉपर्टी है खुद की, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, स्त्री धन है, उसको यूज करने से रोक रहा है, उसको ट्रांसफर करने से रोक रहा है, उसको धर्म अपना मानने के लिए रोक रहा है, मानने से रोक रहा है, ठीक है। या फिर मान लो भी एक पुरुष के एक से ज्यादा पत्नियां हैं, 4 तो हो ही सकती है मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, तो मतलब एक के साथ अच्छा उसका बिहेव नहीं है, बाकी के साथ सुतेला कर मतलब उसका बर्ताव, तो उस आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है, ठीक है। अब विवाह विच्छेद, अब ये जो ग्राउंड्स है इन पर पत्नी क्या कर सकती है? कोर्ट से डिक्री प्राप्त कर सकती है डाइवोर्स की,
हकदार है। ठीक है, जैसे कि क्रूरल्टी की कोई भी एग्जांपल, जैसे कि अनचेस्टी का लांछन लगाना, ठीक है, भी कैरेक्टरलेस कहना या कुछ ऐसा, तो ये भी एक प्रकार की क्रूरता है। ठीक है, गालियां देना, अपमानजनक शब्द, निंदा करना, क्रूरल्टी। ठीक है, तो कई ऐसी चीजें जो मतलब भी ऐसी कि ऐसा बर्ताव जो सहनीय ना हो, तो वो क्रूरल्टी के अंदर आएगा। ठीक है, ये केस लॉ से पता चलता है, हर स्टोरी की के अंदर अलग अलग हो, कोई भी हो सकता है, कोर्ट उसको जज करेगा कि हाँ ये सही है या नहीं है। ठीक है, अब डाइवोर्स के रिजल्ट क्या निकलते हैं जब डिक्री पास हो जाती है? तो देखो, दोनों ही पार्टी विवाह से मुक्त हो जाती है, उस बंधन से, वो दोबारा से रीमैरिज कर सकती है, महर की राशि ड्यू हो जाएगी आफ्टर डाइवोर्स, वो तो होगी, डाइवोर्स पक्का, तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा। जो म्यूचुअल सक्सेशन है, उत्तराधिकार है, उसका वो खत्म हो जाता है, राइट। ठीक है, इनहेरिटेंस आप कह सकते हो, प्रॉपर्टी। अब रिलेशन बनाया, ठीक है, दोनों ने आपस में आफ्टर डाइवोर्स, तो फिर वो अवैध संबंध माना जाएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, पुरुष, मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसका अपनी पत्नी से तलाक हो चुका है, वो दोबारा से मैरिज करना चाहता है उससे, तो देखो रीमैरिज के बारे में बता दिया। ठीक है, तो फिर कैसे की जाएगी? इमीडिएट नहीं की जा सकती, तो उसके लिए सीधी सी बात है, उस लेडीज की मैरिज कहीं और होगी, वहां डाइवोर्स होगा, फिर वहां इद्दत पीरियड, फिर कर सकता है शादी। ठीक है, और आफ्टर डाइवोर्स कंप्लीट हो गया, कर दिया, ठीक है, इद्दत की अवधि तक मेंटेनेंस लेने का राइट है उसका, किसका? पत्नी का, हकदार है। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ, जो कल्चर के अंदर चल रहा था, तो आफ्टर डाइवोर्स इद्दत पीरियड तक ही जो लेडी है वो मेंटेनेंस ले सकती है, उसके बाद नहीं। ठीक है, लेकिन इस पर भी कई विवाद, एक केस आया था। ठीक है, आपको कराऊंगा जो टॉपिक, तब आपका क्लियर होगा, काफी इसमें बवाल भी मचा था, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था। ठीक है, तो वो, हाँ जी, क्लियर हुआ। तो ये 8 ग्राउंड है जो 1939 का डाइवोर्स एक्ट है, उसके अंदर सेक्शन 2 के अंदर दे रखे हैं पत्नी को, मुस्लिम लॉ के अंदर वाइफ को, कि इन ग्राउंड्स पर वो तलाक की डिग्री प्राप्त कर सकती है बाय कोर्ट, चाहे कल्चर के अंदर ना हो, लेकिन एक्ट बनाकर उसको राइट दे दिया। ठीक है, कोर्ट से प्राप्त कर सकती है। हाँ जी, क्लियर हुआ। अब उसके बाद एक टॉपिक आता है, एक अलग सा एक टॉपिक आता है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लेजिटिमेसी, धर्मस्थता की अभिस्वीकृति। देखो ये क्या है, एक्नॉलेजमेंट किसको कहते हो आप? एक्नॉलेजमेंट क्या होता है कि किसी फैक्ट को स्वीकार करना, किसी तथ्य को स्वीकार करना, उसको एक्नॉलेजमेंट कहते हो। ठीक है, भाई किसी बात को आप स्वीकार कर रहे हो कि हाँ साहब ऐसा है, वो एक्नॉलेजमेंट है। ठीक है, जैसे कि आपको कोई जैसे वकील के द्वारा किसी को नोटिस भेजा जाता है, तो उसके साथ एक पर्ची लगी होती है, एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट, तो उस पर जो प्राप्त करता होता है, जिसने उस लेटर को प्राप्त करना है या नोटिस को प्राप्त करना है, तो उसके साइन हो जाएंगे। तो मतलब वो इस फैक्ट, इस तथ्य की स्वीकृति होती है, एक्सेप्टेंस होती है कि उसने उस लेटर को प्राप्त कर लिया। तो यहां पर अपने क्या पढ़ रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लेजिटिमेसी, धर्मस्थता की अभिस्वीकृति। ठीक है, धर्मस्थता क्या होती है? ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो लॉ के अंदर एक सिद्धांत है कि धर्मस्थता मतलब ये उसका बच्चा है या नहीं। ठीक है, अब जो माता है, माता की जो लेजिटिमेसी है, मातृत्व जिसको आप कह सकते हो, उसके बारे में है, तो देखो वो क्लियर होता है, माता सदैव माता होती है, जिसने जन्म दिया वो उसकी माता है, वो क्लियर है। ठीक है, जिसने जन्म दिया है वो माता है, ये क्लियर है। ठीक है, लेकिन पितृत्व, पैटर्निटी क्लियर नहीं होती, ये हो भी सकता नहीं भी हो सकता क्लियर। ठीक है, किसी भी बच्चे की मातृत्व उस स्त्री में निहित रहता है जो उसे जन्म देती है। ठीक है, मैटर्निटी, चाहे बच्चा वो वैध विवाह का रिजल्ट हो, परिणाम हो, चाहे ना हो, माता सदैव माता।
चाहे बच्चा जायज हो निजायज हो कैसा भी हो, माता सदैव माता ही होती है। लेकिन जो पैटर्निटी है उसके बारे में स्थिति कुछ भिन्न है। भी किसी भी बच्चे का पितृत्व पैटर्निटी उसके माता और पिता के बीच में वैध विवाह के प्रमाण द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है। भी आप किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को किसी बच्चे का फादर कह रहे हो तो पहले आपको क्या साबित करना पड़ेगा कि उस बच्चे के, उस पुरुष के और उस लेडीज के, उसके बच्चे की माता के बीच में एक वैलिड मैरिज हुई है। ठीक है, जैसे कि आप कह रहे हो कि जो वाई है वो एक्स का लड़का है, तो एक्स का लड़का आप उसको कैसे साबित करोगे? एक्स और वाई की माता के बीच में वैलिड मैरिज को प्रूव करके कि एक्स और वाई की माता जिसने वाई को जन्म दिया, उन दोनों के बीच में एक वैध विवाह हुआ है, उसका हिसाब ये देखो, इनकी शादी के ये एविडेंस है और ये बच्चा इनका है, इस शादी से पैदा हुआ है। तो देखो ये जो पुरुष है, ठीक है, ये इस बच्चे का पिता है। ये पैटर्निटी प्रूव करनी पड़ेगी, ऐसे प्रूव होगी ना। कोई बच्चा है, ठीक है, आप कहते हो कि वो उस पुरुष का है, तो पहले उस बच्चे की माता और उस पुरुष के बीच में एक वैलिड मैरिज आप प्रूव करो, तभी बच्चे की पैटर्निटी डिसाइड होगी या प्रूव होगी। मैटर्निटी तो, मातृत्व तो हमेशा निश्चित ही होता है, जिसने जन्म दिया उसकी माता है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वैलिड मैरिज के सबूत नहीं मिलते, एविडेंस नहीं मिलते, तो वहां पर देखो क्या किया जा सकता है। कई बार कई समय बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न होती है जब माता और पिता के बीच में वैलिड मैरिज हुई है या नहीं ये क्लियर नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में बच्चे की जो लेजिटिमेसी है उसको स्थापित करने के दो ऑप्शन रहते हैं। पहला तो ये कि माता और पिता दोनों लंबे समय से पति पत्नी के रूप में रह रहे हो, दोनों में रिलेशन बन रहा है, ठीक है, तो देखो फिर उनके बारे में प्रिज्यूम कर दिया जाता है कि इन दोनों में वैलिड मैरिज हुई है। विपत्ति, जैसे एक सोसाइटी के अंदर एक कपल रहता है, तो मोहल्ले में है, आपके गली में है, तो आप यही सोचते हो कि हाँ ये मियां बीवी है, तो प्रिजम्पशन हो जाती है जो बच्चा होगा तो इनका, तो उस पुरुष का ही होगा, तो ये होता है ना। और दूसरा ये कि किसी व्यक्ति द्वारा बच्चे की धर्मस्थता को अभिस्वीकृत कर दिया जाए। मतलब अगर कोई व्यक्ति ये एक्नॉलेजमेंट कर दे, ठीक है, कैसे भी, कि ये बच्चा मेरा है, ये मेरा जायज बच्चा है, ठीक है, तो फिर सभी पर्पस के लिए वो उसकी लेजिटिमेट संतान माना जाता है। समझे बात को? भी एक व्यक्ति ने घोषणा करती, डिक्लेरेशन करती कि हाँ साहब ये जो बच्चा है ये मेरा है, ये मेरी संतान है, तो होगी ना एक्नॉलेजमेंट किसकी? लेजिटिमेसी की, धर्मस्थता की, ये बच्चा मेरा जायज बच्चा है, तो सभी पर्पस के लिए उसका वो बच्चा माना जाता है। भी स्वीकार ही कर दिया उस पुरुष ने, तो वहां पर कोई चीज प्रूव करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है भी, सीधी सी बात है। मतलब शादी के सबूत नहीं मिलते दोनों के बीच, लेकिन वो पुरुष कह देता कि ये बच्चा मेरा है, ये मेरा जायज बच्चा है, तो फिर सभी पर्पस के लिए वो उसकी, ठीक है भाई, लेजिटिमेट संतान मानी जाएगी। स्वीकार कर लिया, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लेजिटिमेसी, स्वीकार करना एक्नॉलेजमेंट को कहते हैं, किसी फैक्ट को स्वीकार करना। लेजिटिमेसी मतलब धर्मस्थता को, कि ये बच्चा मेरा धर्मज बच्चा है, ठीक है, लेजिटिमेट संतान, तो बाद में वो मुकर नहीं सकता, ठीक है। एक मामले में कहा गया था कि जहां किसी बच्चे की औरसता का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण ना हो, ये बच्चा है किसका, या लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, वहां ऐसी औरसता अप्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा साबित की जा सकती है। एक्नॉलेजमेंट अप्रत्यक्ष परिणाम की एक रीति है, एक्नॉलेजमेंट इसमें से एक रास्ता है कि वो पुरुष स्वीकार कर ले कि ये बच्चा मेरा है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति खुले तौर पर ये कह दे कि ये बच्चा मेरा धर्मज बच्चा है, तो फिर बाद में वो मुकर नहीं सकता, ठीक है।
बात भी नहीं कह सकता कि मेरी तो इसकी माता के साथ शादी नहीं हुई है, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये है। तो देखो, एक बार एक्नॉलेजमेंट कर दी, उसको वापस नहीं लिया जा सकता। अब एक्नॉलेजमेंट किसके बारे में की जा सकती? बच्चे के बारे में। बच्चा कैसा, मेल या फीमेल, दोनों ही हो सकते। ठीक है। अब एक्नॉलेजमेंट क्या है कि जिस बच्चे को, जैसे पुत्र है, उसको आप अपना पुत्र बता रहे हो, एक्नॉलेजमेंट कर रहे हो, लेकिन सिर्फ पुत्र बताना ही जरूरी नहीं है। ये कहो कि ये मेरा धर्मज बच्चा है, लेजिटिमेट संतान है मेरी, और संतान। ठीक है। ये नहीं कि मेरा निजायज बच्चा, लेजिटिमेट संतान। ठीक है। और एक्नॉलेजमेंट करने वाले व्यक्ति और उस बच्चे के बीच में जिसके बारे में की जा रही है, एज का सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए। फिर वो दिखाई भी दे पिता पुत्र है या लगते हैं या नहीं। मान लो भी अगर कोई कोई है व्यक्ति 18 साल का, वो कहता है 15 साल के बच्चे के बारे में, 14 साल के बच्चे के बारे में कि ये मेरा लेजिटिमेट संतान, तो हो ही नहीं सकता। तो उसमें से उसकी एज माइनस कर दो, तो पिता की निकलेगी 3-4 साल जब उसका जन्म हुआ, तो उसके बारे में थोड़ा कर सकते भाई। सफिशिएंट डिफरेंस भी होना चाहिए एज का, एज के अंदर इतना फर्क होना चाहिए पिता पुत्र की कि लगे कि हाँ ये इसका बच्चा है। ठीक है। और जिस बच्चे के बारे में एक्नॉलेजमेंट की जा रही है, ठीक है, वो अडल्ट्री या अवैध जो रिश्तों से बच्चे जन्म लेते हैं, उनसे वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। अडल्ट्री से, जैसे कि अडल्ट्री आप जानते, 497 आईपीसी, अब तो अपराध नहीं रहा, किसी की वाइफ के साथ उसके हस्बैंड की सहमति के बिना रिलेशन बनाना, अडल्ट्री। ठीक है। और उसके बाद है, जिस बच्चे के बारे में एक्नॉलेजमेंट की जा रही है, अविष्कृति की जा रही है, उस बच्चे के बारे में किसी और ने ना कहा हो, और ने एक्नॉलेजमेंट नहीं की। मतलब ए कहता है कि जो सी नामक बच्चा है वो मेरा है, एक्नॉलेजमेंट कर दी। अब बी भी कह रहा है कि हाँ नहीं, ये सी बच्चा मेरा है, पहले से किसी ने एक्नॉलेजमेंट ना की हो। ठीक है। और उसके बाद बच्चा भी स्वीकार करे, बच्चा भी स्वीकार करे कि हाँ ये मेरा फादर है। बच्चे ने इनकार कर दिया कि हाँ ये मेरा पिता ही नहीं, बच्चे द्वारा स्वीकृति भी जरूरी है। ठीक है। और जो एक्नॉलेजमेंट कर रहा है वो मेजर होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी कंसेंट दे रहे हो, किस चीज को एडमिट कर रहे हो, तो करने वाला व्यक्ति माइनर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। और साउंड माइंड भी होना चाहिए, दिमागी हालत भी। क्या क्या पागल व्यक्ति कर सकता है? ठीक है, नहीं कर सकता। ठीक है। और एक्नॉलेजमेंट बच्चे के गर्भ में आने के समय माता पिता के बीच में विधिवत विवाह का अस्तित्व होना चाहिए। ये भी हो सकता है अगर प्रूफ ना मिले। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, जब वो गर्भ में आया तो वो एज ए हस्बैंड एंड वाइफ रहते थे साथ। ठीक है। हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रहते थे। ठीक है भाई, सीधी सी बात है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब किसी व्यक्ति द्वारा अपना इंटेंशन क्लियर करना कि ये बच्चा मेरा है। ठीक है, घोषणा करना। ठीक है। अब वैध एक्नॉलेजमेंट के इफेक्ट क्या होता है कि एक बार एक पुरुष ने कह दिया, एक्नॉलेजमेंट कर दी, घोषणा कर दी ये बच्चा मेरा है। ठीक है। तो फिर उसका प्रभाव क्या होगा, उसके क्या रिजल्ट निकलेगी? पहली सीधी सी बात है कि सभी पर्पस के लिए वो उसका लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा। सभी जो भी अधिकार होते हैं एक जायज बच्चे के, लेजिटिमेट चाइल्ड के, वो सारे उसको मिलेंगे। ठीक है। और ऐसा बच्चा अब माता पिता की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसका उत्तराधिकारी बन गया। सीधी सी बात, वो प्राप्त करेगा। कल को ये नहीं कह सकते कि हाँ साहब ये मेरा निजायज बच्चा है या कुछ ऐसा, इसको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा या ये कुछ हो। ठीक है, तो नहीं, अब वो उत्तराधिकारी बन गया, ये रिजल्ट होगा। ठीक है। और एक्नॉलेजमेंट, अब स्वीकृत बालक जिसके बारे में एक्नॉलेजमेंट की गई है, ठीक है, माता और अपस्कृति करने वाले व्यक्ति के बीच में वैध विवाह की अवधारणा की जाती है। भी मान लो भी विवाह के सबूत नहीं मिले, ठीक है, इकट्ठे रह रहे, मैरिज के एविडेंस नहीं मिले, बच्चा पैदा हो गया, पुरुष ने कहा कि ये बच्चा मेरा है, ये मेरी लेजिटिमेट संतान है, तो
होगी एक्नॉलेजमेंट ऑफ लेजिटिमेसी। ठीक है, अब जो मैरिज है वो भी मतलब उसके बारे में भी प्रिज्यूम कर लिया जाएगा, उपधारणा कर ली जाएगी कि ये वैलिड मैरिज हुई दोनों के बीच में। और एक बार एक्नॉलेजमेंट करने के बाद उसको रद्द नहीं कर सकते। आज किसी व्यक्ति ने कह दिया कि ये बच्चा मेरा है, ये मेरी धर्म संतान है, ठीक है, तो बाद में ये नहीं कह सकता कि नहीं साहब ये मेरी संतान नहीं, ये मेरी संतान नहीं, बाद में नहीं कहा जा सकता, रद्द नहीं की जा सकती। और देखो एक बार एक्नॉलेजमेंट कर दी तो बच्चा तो लेजिटिमेट हो गया, ठीक है, बच्चे के बारे में की है। और जो वाइफ है, ठीक है, वो सभी पर्पज के लिए उसकी ऐसे वाइफ मानी जाएगी कि उन दोनों के बीच में एक वैलिड मैरिज हुई है। बाद में वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये वाइफ मेरी नहीं है। अब बच्चे को स्वीकार कर लिया तो माता तो साथ में ही है, जिसने जन्म दिया तो सदैव माता, तो वो तो मतलब फिर वाइफ ही मानी जाएगी। ठीक है, तो ये है, तो ये एक ऐसा नियम है जिसके द्वारा किसी बच्चे की लेजिटिमेसी स्थापित की जाती। ठीक है, ये बच्चा मतलब जायज है या कैसे, तो देखो सिंपली ये होता है कि जो मदर की मैटर्निटी होती है वो क्लियर होती है, जिसने जन्म दिया वो माता ही है, उसमें तो कोई शक नहीं है, चाहे वो बच्चा कैसा ही क्यों ना हो, जायज हो निजायज हो कैसा भी। लेकिन पितृत्व को आप कह सकते हो कि उसको आपको क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले उस पुरुष और उस बच्चे की माता के बीच में आपको वैलिड मैरिज प्रूव करनी पड़ेगी, फिर वो माना जाएगा कि हाँ इनका ही बच्चा है, इस पुरुष का ही बच्चा है। अगर कई बार क्या होता है कि मैरिज के सबूत नहीं मिलते, ठीक है, तो वहां पर क्या चलता है, पहली चीज तो ये चलती है कि दोनों एक साथ रहते आए हैं माता पिता लंबे समय से, तो सोसाइटी प्रज्यूम कर लेती है कि हाँ ये मियाँ बीबी। दूसरा, अगर पुरुष बोल के कहते एक्नॉलेजमेंट करते, ठीक है, कि ये बच्चा मेरा जायज बच्चा लेजिटिमेट संतान है, तो वहां पर वो एक्नॉलेजमेंट होगी, तो सभी पर्पस के लिए वो उसकी लेजिटिमेट संतान ही मानी जाएगी। अब ये एक्नॉलेजमेंट लड़का या लड़की किसी भी बच्चे के बारे में की जा सकती है। ठीक है, ठीक है, तो कंडीशंस क्या है भी, जो एक्नॉलेजमेंट कर रहा है वो क्या कहे कि मेरा जायज पुत्र है, यानी कि नाजायज पुत्र है, ठीक है, लेजिटिमेट संतान मान उसके लिए की जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात, दोनों के बीच में एज का सफिशिएंट डिफरेंस भी लगे कि हाँ ये इसकी संतान हो सकता है, लगे भी, ठीक है, लगे भी इसकी संतान है। ठीक है, और बच्चा अडल्ट्री या आप कह सकते हो और जो नाजायज या कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं उनसे पैदा हुआ ना हो। ठीक है, और सीधी सी बात है उस बच्चे के बारे में पहले किसी और पुरुष ने एक्नॉलेजमेंट ना की हो, और बच्चा भी स्वीकार करे कि हाँ ये मेरा फादर है, ये भी जरूरी है। ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट करने वाला व्यक्ति जो पुरुष है वो साउंड माइंड और मेजर होना चाहिए। ठीक है, अब एक्नॉलेजमेंट के रिजल्ट क्या निकलते हैं, भी सभी पर्पस के लिए वो उसका लेजिटिमेट बच्चा बन जाता है, सभी पर्पस के लिए जो एक लेजिटिमेट बच्चे को अधिकार प्राप्त होंगे वो सारे उसको प्राप्त होंगे। उत्तराधिकार के अंदर वो सक्सेशन के अंदर उसका मतलब राइट होता है, पूरा उत्तराधिकारी बन जाता है, उत्तराधिकारी के समस्त अधिकार उसको प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, और एक बच्चे की माता और उस पुरुष के बीच में एक वैलिड मैरिज के बारे में उपधारणा कर ली जाती है कि हाँ भी इसने मान लिया कि बच्चा मेरा लेजिटिमेट बच्चा है, तो दोनों के बीच में एक वैलिड मैरिज हुई, और सभी पर्पस के लिए वो जो वाइफ जो बच्चे की माता है उसकी वैलिड मतलब वाइफ आप कह सकते हो। ठीक है, मानी जाएगी, उसकी वाइफ मानी जाएगी सभी पर्पस के लिए। एक बार एक्नॉलेजमेंट करती उसको रद्द नहीं किया जा सकता, उसको रद्द नहीं किया जा सकता। तो ये है एक्नॉलेजमेंट। क्लियर हुआ कुछ, क्योंकि मुस्लिम लॉ के अंदर अडॉप्शन का टॉपिक नहीं है, यहां पर अडॉप्शन नहीं है, यहां पर एक्नॉलेजमेंट। जैसे हिंदू लॉ में आप पढ़ते हो अडॉप्शन भी है, तो यहां पर नहीं है, यहां पर एक्नॉलेजमेंट। हाँ जी, कुछ क्या नहीं हुआ? एक्नॉलेजमेंट और अडॉप्शन है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है?
देखो एक्नॉलेजमेंट का आधार क्या होता है, ग्राउंड क्या होता है, रियल में पितृत्व, पैटर्निटी होता है, जबकि दत्तक ग्रहण में संतान का पिता कोई अन्य व्यक्ति होता है। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट के अंतर्गत परिवार का सह परिवर्तन नहीं होगा, जबकि दत्तक ग्रहण में परिवार बदल जाता है। देखो एक्नॉलेजमेंट की है, वहां फैमिली बच्चे की चेंज नहीं हो रही, लेकिन वो मतलब एक्नॉलेजमेंट में तो बच्चा उसी फैमिली में रह रहा है, लेकिन अडॉप्शन के अंदर फैमिली बदल जाती है। जिस उसने जिस फैमिली में जन्म लिया वहां से चलकर वो कौन सी फैमिली में आ जाएगा भी, जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया। एक्नॉलेजमेंट केवल तभी संभव है जब एक्नॉलेजमेंट व्यक्ति के पिता का पता ना, मतलब एक्नॉलेजमेंट कब काम में आएगी, जब किसी कोई व्यक्ति है मतलब बच्चा है उसके पिता का पता ना। ठीक है, लेकिन अडॉप्शन इससे अलग है, सीधी सी बात है, वहां तो पता होता है लेकिन दूसरी पार्टी द्वारा उसको अडॉप्ट किया जाता है, दूसरी पार्टी द्वारा उसको अडॉप्ट किया जाता है। तो ये था आपका टॉपिक एक्नॉलेजमेंट। हाँ जी।